नमस्कार, मैं डॉक्टर माया दुबे आज पुनः बचपन एक्सप्रेस के पेज पर लाइव हूँ और आज हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक पत्रकारिता विषय पर वार्तालाप करेंगे। हम उनसे जो विभिन्न कई विषयों पर अभी तक चर्चाएं हो चुकी हैं, उसी संदर्भ में आज जो तैयारी कर रहे हैं तो साहित्यिक पत्रकारिता का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और पत्रकारिता, जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक काल में साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता का भी एक बहुत ही अद्भुत सामंजस्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता पर। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, वे जो पुराने हमारे साहित्यकार रहे, कहीं न कहीं उनका जो संदर्भ है वह पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ है। बचपन एक्सप्रेस की मैनेजिंग डायरेक्टर मीना पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन है। गीता तिवारी जी आ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। जबकि हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे सामने उभर आते हैं कुछ ऐसे संदर्भ, जैसे कि जो प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कहना और सुनना, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, यही पत्रकारिता के मूल में है। प्राचीन पत्रकारिता में हम नारद जी का नाम लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर किसी न किसी सीरियल में, किसी कथा वार्ता में, कि नारद जी अपनी वीणा लिए नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए कोई भी बात अपनी यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये तो हुई शुरुआत। उसी तरह से वैदिक काल से ही जो संवाद सूक्त थे, जिनमें शर्मापणी संवाद है, यमी है, पुरुरवा उर्वशी है, तो जो शर्मा है वह देवताओं की दूती है। पणी जो उनकी गौओं को बंधक रख लेते हैं, तो उसको संदेश देने के लिए वो देवताओं की तरफ से वह देवदूती जाती है और चर्चा करती है कि कैसे हैं राजा, और किन जो संधि भी करना चाहती है उन्हें समझाइश भी देती है। पणी उनके सामने एक शर्त रखते हैं, कैसा करो कि तुम तो यहीं रह जाओ, क्या है। तो ये जो संदेशों का आदान प्रदान करने की परंपरा रही है, यहीं से हमारी पत्रकारिता का जन्म होता है। और पत्रकारिता में साहित्य यानी कि मन के भावों का जो उद्बोधन है, वही साहित्यिक पत्रकारिता की मूल भूमि है, मूल आधार है। तो गीता तिवारी जी आ गई हैं, रोली मिश्रा जी हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार, आभार आप लोग आए। तो आज चर्चा हो रही है साहित्यिक पत्रकारिता पर। तो कह रहे हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य को हम समाज का दर्पण कहते हैं। साहित्य समाज को मसाल दिखाती है। तो साहित्य और समाज का जो एक अंतर संबंध है, दोनों का जो एक आपसी संबंध है, वो बहुत ही गहरा है। क्योंकि समाज में ही कवि रहता है, कवि की सोच समाज से प्रभावित होती है।
हमारे देश काल वातावरण जो कुछ भी चल रहा है उससे हमारा कवि प्रभावित होता है, और उससे प्रभावित होकर जब वो रचनाएं करता है तो वही रचनाएं 1 से 2, 2 से 4 जो जन समूह को उद्वेलित करती है, एक दूसरे के विचारों से प्रेरित करती है, यही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। आज तो हम विश्व एक धरातल की तरह हो गया है। आज हम कहते हैं कि यह पूरा विश्व एक मुट्ठी में है, हमारी बातें एक दूसरे तक बड़े आसानी से पहुंच जाती हैं। लेकिन एक समय वह था जब कबूतर के गले में चिट्ठी डाली जाती थी, एक संदेश एक राजा को दूसरे राजा को देना होता था, तो वह जो दूत होता था कई कई दिन और रात चलकर किसी तरह से संदेश पहुंचाता था। महाभारत काल में कृष्ण जो थे वो खुद संदेश वाहक के रूप में गए थे। तो इस तरह से जो हमारे प्राचीन पौराणिक तमाम जो हमारे ग्रंथ हैं, कहीं न कहीं पत्रकारिता का मूल उद्गम हमें मिल ही जाता है। तो पत्रकारिता जो है वह वास्तव में एक ऐसी विधा है जो एक विचार को, भावना को समाज में पूरी तरह से फैला दे और वह व्यक्ति एक समाचारों से सब एक दूसरे के बारे में जान जाएं। तो साहित्यिक पत्रकारिता में जो है हमें दोनों चीज़ों का सम्मिलन हुआ है। एक तरफ साहित्य भी है और साहित्य से पत्रकारिता कैसे होती है, तो कह रहे हैं कि जब रचनाकार या साहित्यकार अपने समय के परिवेश के परिस्थितियों के अनुसार ऐसी भावोद्बोधक बातें लिखता है जो जन जन में चेतना का काम करे, तो वह साहित्यिक पत्रकारिता कहलाती है। वैसे तो आज न जाने कितने पत्रिकाएं निकल रहे हैं, साप्ताहिक, डेली, अर्धवार्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक और पता नहीं न जाने कितनी पत्रिकाएं हैं। लेकिन पत्रकारिता का उद्देश्य कौन कौन पूरा कर रही हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत पहले हमारे गणेश शंकर जी ने विद्यार्थी जी ने कहा था कि जब पत्रकार धन और तृष्णा में फंस जाए, लोभ में फंस जाए, तो वह सही पत्रकारिता नहीं कर सकता। क्योंकि पत्रकारिता एक यज्ञ है, एक ऐसा यज्ञ है जिसमें पत्रकार या जो संपादक है वह अपने भावनाओं की चुन चुन कर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाता है। शायद यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि जो पुराने ज़माने में संपादकों को जो महत्व हासिल था, जो पुराने ज़माने में लेखक थे, आज इतनी पत्रिकाओं की भरमार होने पर भी न तो संपादक को वह महत्व मिल रहा है न ही लेखक को। क्यों? कारण है क्योंकि पत्रकारिता भी जो है, जिसके पास पैसे है उसने पत्रिका निकाल लिया, पेपर निकाल लिया, तो निसंदेह जो संपादक है वह वेतनभोगी है, और जो वेतनभोगी है तो वो वही लिखेगा जो उसका मालिक चाहता है। शायद धीरे धीरे पत्रकारिता में, साहित्यिक पत्रकारिता में जो गिरावट आई है उसके पीछे भी यही कारण है कि कहीं न कहीं जो स्वतंत्रता की बात थी, जो अभिव्यक्ति की बात थी, जो भावनाओं को के लेखन की बात थी, वह आज इतना पत्रकारिता के बढ़ते हुए भी नहीं हो पा रहा। तो आज हम इसी साहित्यिक
पत्रकारिता पर दो चार बातें सोचेंगे, चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, हमारे सभी पाठ्य सामग्रियों के साथ साथ पत्रकारिता भी एक पेपर के रूप में हम पढ़ते हैं, इसलिए हमारे कोर्स में पत्रकारिता भी शामिल है। तो इसे भी हम बहुत अच्छी तरह से समझकर पढ़ेंगे। सुभाष मिश्रा जी हैं, नमस्कार, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। गीता तिवारी जी हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो जैसी कि चर्चा चल रही है कि पत्रकारिता करती क्या है, पत्रकारिता हम कहते किसे हैं, तो कह रहे हैं कि पत्रकारिता जन चेतना का श्रेष्ठ माध्यम है। यह जन जीवन को एक सूत्र में जोड़ता है, लोगों को जागरूक करता है, लोगों की समाज की सुप्त चेतना को झकझोरता है। पत्रकारिता आधुनिक अथर्ववेद है। अथर्ववेद क्यों कहा गया? क्योंकि चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में अथर्ववेद जन जीवन से जुड़ा वेद है, जिसमें कि हमारे समाज की बातें हैं, जन की बातें हैं, हमारा कृषि है, हमारे लोग हैं। इसीलिए पत्रकारिता आधुनिक अथर्ववेद है और जनहितकारी है। जनता के चिंतन एवं आचरण का जीता जागता पत्र प्रतिरूप है यह पत्रकारिता। कलावृत्ति एवं जन सेवा के साथ सजगता पूर्ण एक व्यवसाय भी है। करें दूध का दूध और पानी का पानी करने का नाम ही पत्रकारिता है। सचमुच पत्रकारिता वह नहीं है कि आज हम क्या करते हैं कि ये पत्रिका उस विचारधारा की है, ये पत्रिका इस विचारधारा की है, ये चैनल उन विचारों का है। ये पत्रकारिता नहीं है, ये बल्कि यह एक विशेष भाव को पोषित करने की भावना है। धन के लोभ में अपनी बात कहने की भावना है। पत्रकारिता तो वह है जो कि दूध का दूध और पानी का पानी कहे, लोगों को सच से जागरूक कराए। जीवन मूल्यों का आईना है पत्रकारिता, निज भाषा का उन्नायक है। और लोक पत्रकारिता तो जो है वह जीवन का, लोगों का पोषक है। आधुनिकता का पोषक भी है पत्रकारिता। करें कि आधुनिक जीवन में क्या हो रहा है, जैसे आजकल हम अभी शुरू में ही चर्चा किए कि जो पूरा विश्व आज एक मुट्ठी में हो गया है। हम पूरे विश्व की खबरों को सुनते हैं, गुनते हैं, उस पर समीक्षा करते हैं। आज एक एक जन उस पर सोचता है। ये है पत्रकारिता। और साहित्य में भी उसी सोच का असर होता है। समसामयिक साहित्य में उसी प्रकार कवि भी सोचता है। करें कि समय के परिवर्तन के साथ बुद्धि को जोड़ने का नाम है पत्रकारिता। ज्ञान के प्रसार का महत्वपूर्ण साधन है पत्रकारिता। संपूर्ण विश्व को आज जोड़ रही है पत्रकारिता। वैश्विक सोच को बढ़ाती है पत्रकारिता। यह समग्र मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। साहित्य के अलौकिक जगत को प्रकाशित करने का काम करती है पत्रकारिता। इस प्रकार पत्रकारिता जो है नहीं है, बल्कि पत्रकारिता जो है वह भावों को, विचारों को, चेतना को जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। जहाँ तक भारतीय हिंदी पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो निसंदेह इसकी जन्मभूमि बंगाल है और कलकत्ता में इसका जन्म हुआ 1660 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पूर्व कलकत्ता से अनेक हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। बंगदूत, प्रजामित्र, सामदत्त मार्तंड, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार सुधा वर्षण, भारत मित्र,
सार सुधा निधि, उचित वक्ता, और इन सभी में एक मूल स्वर दिखाई देता है भारतीयता का। भारतीयता का स्वर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं, देश में जो सोच थी, उसीलिए सब जगह राष्ट्रीयता का स्वर मुखर हो रहा है और सारी चेतना जो है वह हमारे वैश्विक दृष्टि से जुड़ी हुई है। वह समय है स्वतंत्रता प्राप्ति का, वह समय है नए एक क्रांति का, उथल पुथल का। तो उस समय कभी भी उसी तरह से सोच रहा है और पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्रदान करने का श्रेय ब्रिटिश विदेश मंत्री लॉर्ड बर्के को है। उन्होंने 1822 ईस्वी में अपने ऐतिहासिक भाषण में पत्रकारिता को महिमा मंडित किया। लॉर्ड बर्के ने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म पर अप्रैल 1832 ईस्वी में बर्लिन एंड हिज टाइम्स में कहा था कि सत्ता के जिस गलियारे में पत्रकार बैठते हैं वह चौथा स्तंभ बन गया है। पहले सरकारी रिपोर्टों के प्रकाशन को सार्वजनिक हितों की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ राजनीतिज्ञ खतरनाक समझते थे। अब संसद भी रिपोर्टों के प्रकाशन को जनहित की दृष्टि से सुरक्षित मानने लगी है। इसी प्रकार सत्ता के साथ एक स्तंभ और जुड़ गया है तथा वर्के का यह फोर्थ स्टेट पत्रकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई। वह लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा बनकर समाज का पहरेदार बन गया। इस प्रकार से पत्रकारिता को इतना महत्व दिया गया है कि आज हम हर बात में हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं, उस पर सोचते हैं, विचारते हैं। यही पत्रकारिता का प्रमुख चिंतन है। चिंतन ही पत्रकारिता का आधारभूत है। मैथ्यू आर्नल्ड के शब्दों में पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, अर्थात पत्रकारिता का संबंध साहित्य से ही है। उसमें जो क्रिएटिविटी है, जो उसमें लेखन की विधा है, जो सोच है, वह कहीं न कहीं साहित्य से ही जुड़ा है। तो प्रख्यात पत्रकार लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए कहा कि पत्रकारिता वह पेशा है जिसके बारे में पत्रकार स्वयं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता किंतु दूसरों को उसके बारे में बताता है। अर्थात पत्रकारिता बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में है। पत्रकारिता का संसार बहुत व्यापक है। और 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है उन्होंने सबसे पहले कवि वचन सुधा में अपनी भाषा की उन्नति के लिए कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे न हिय का सूल। तो जनमानस को जागृत करने का यह बीज मंत्र है। पत्रकारिता बौद्धिक जगत का एक वह औजार है, वह शस्त्र है जिसके माध्यम से वह संपूर्ण जगत को उद्बोधित करता है। तो भारतेंदु द्वारा प्रसारित चंद्रिका सारे देश में कला, साहित्य, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान के विभिन्न माध्यमों से एक समय व्याप्त हो गई थी। तो पत्रकारिता को जब हम साहित्यिक पत्रकारिता को जब हम देखते हैं तो उसको हम 5 या 6 भागों में बांटकर हम पूरी पत्रकारिता के इतिहास को समझ सकते हैं। पहला आदिकाल,
या भारतेंदु पूर्व की पत्रकारिता 1826 से 1866 ईस्वी का समय है, जिसमें हम इसको देख सकते हैं। दूसरा है नव जागरण या भारतेंदु युग की पत्रकारिता 1867 से 1884 ईस्वी तक का। तीसरा है 19वीं सदी के उत्तरार्ध की पत्रकारिता 1885 से 1900 का वह समय है। करें साहित्यिक चेतना का काल या द्विवेदी युग की पत्रकारिता 1900 से 1919 तक की। छायावाद युग की पत्रकारिता 1919 से 1936 ईस्वी तक की पत्रकारिता का जो समय है, साहित्यिक पत्रकारिता का यह बहुत ही अच्छा युग रहा है। उसके बाद छायावादोत्तर काल की पत्रकारिता 1937 से 1947 ईस्वी तक का जो समय रहा है। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता में, साहित्यिक पत्रकारिता में एक नया मोड़ आया और उसका बदलाव बहुत तेजी से हुआ। आज जिस गति से भारत में पत्रिकाओं की संख्या है, जिस गति से इतने हमारे चैनल हुए हैं, इतने सारी क्षेत्रों में अध्ययन हो रहा है, सिनेमा पत्रकारिता है, विज्ञान पत्रकारिता है, साहित्यिक पत्रकारिता है, सामाजिक पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता के विविध क्षेत्रों में जो तमाम बदलाव आया है, तो वह इसके लिए बहुत ही नया संकेत है। तो अब प्रश्न उठता है कि साहित्यिक पत्रकारिता जो है वह क्या क्या करती है। साहित्यिक पत्रकारिता, नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस व्याख्यान में जो कि साहित्यिक पत्रकारिता पर आधारित है कि साहित्य भी पत्रकारिता के रूप में क्या क्या देता है समाज को। तो एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए भी आज बदलते संदर्भ में पत्रकारिता भी एक मुख्य विषय के रूप में है, वह उससे भी जुड़ा हुआ है। तो हम इस दृष्टि से भी जब हम नेट यूजीसी की तैयारी करते हैं तो इस विषय को भी हम कहीं न कहीं से किस तरह से पत्रकारिता का उद्भव हुआ, उसका विकास, कौन कौन सी पत्रिकाएं थीं, उन पत्रिकाओं का समसामयिक संदर्भ क्या था, किस समय विशेष में, काल विशेष में इन पत्रिकाओं के अंदर किस तरह के राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रबोध की भावना आगे आती है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और इस तरह से साहित्यिक पत्रकारिता में किन किन कवियों ने अपना क्या क्या योगदान दिया। हम देखते हैं कि जो प्राचीन कवि थे वह साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, और धन का अभाव होते हुए भी वह लालटेन की रोशनी में स्वयं लिखते थे। और कई ऐसे भी लेखक थे जिन्होंने अपने क्रांतिकारी लेखन की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कवि धर्म को, अपने साहित्य धर्म को नहीं छोड़ा और वो लगातार अपने लेखन कार्य में जुड़े रहे। मीना गोंडे भी हैं, उनका सादर अभिनंदन है। तो देखिए, समस्त मानव जाति का उद्देश्य, हमारा परम उद्देश्य है मनुष्य की उन्नति। और ये उन्नति कैसे हो? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर के प्रकाशन द्वारा पत्रकारिता को उच्च आसन पर बैठाया। उनका कहना है, बूढ़ों की क्या बात, युगों के तरुणाई के दिन आए हैं। गंगा मांग रही है मस्तक, जमुना मांग रहे है सपने,
आज जवानी स्वयं टटोले सिर, हथेलियां अपने अपने। तो कह रहे हैं सामाजिक चेतना को जगाने वाली कई ऐसे संदर्भ हैं। क्रांति की उषा से होगा रक्त भारतीय व्योम। और वहीं पर जब वो एक फूल की लालसा, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जो बहुत ही उद्बोधक हैं, तो पत्रकारिता में ऐसे उद्बोधन वाले तेवर लेकर बहुत से कवि आए हैं। कहते हैं कि अभिलाषा जबलपुर के बंदी गृह में लिखी गई थी। कहते हैं मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ चाहते वीर अनेक। कह रहे हैं कि कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को बुलंद करते थे, वह जन चेतना को जगाते थे। समाज में जो है अपनी रचना के माध्यम से वह एक ऐसे पत्रकार का काम करते थे जो सुप्त चेतना को जगाए और समय के नब्ज को पहचाने। तो ऐसे साहित्यिक कवि हुए हैं। और कह रहे हैं कि उनका कहना था, स्वदेश के प्रकाशन में उन्होंने जो सिद्धांत वाक्य दिया था, कहा जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब ये पंक्तियाँ कितना भी मुर्दा इंसान हो, कितना भी भावविहीन हो, उसे भी जागृत करती हैं। तो ये काम है साहित्यिक पत्रकारिता का, कि साहित्य के माध्यम से ऐसे तेवर रखने वाले कवि, ऐसे उद्बोधक व्यक्तित्व के धनी कवि जो कि जन को जगा रहे हैं, उनके अंदर की सुप्त चेतना को बार बार उनको प्रकाशित कर रहे हैं, समय के नब्ज को दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं तत्कालीन समाज की चेतना जो थी, उसमें साप्ताहिक प्रताप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। यानी वह पत्रकारिता नहीं है, वह संपादक नहीं है जो सिर्फ अर्थ के लालच में वही लिखता है जो कि उससे लिखवाया जाता है। पत्रकारिता तो हृदय से निकली हुई वह झंकृत वाणी है जो कि लोक में एक चेतना की तरह फैल जाए। मध्य प्रदेश की प्रथम साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक बामन राव तथा माधवराव सप्रे जी थे। इस पत्रिका के आरंभिक कुछ पृष्ठ पर भर्तृहरि का श्लोक छपा करता था, पापम निवारति योजयते हिताय, कि जो अपने उद्देश्य में लगाए और किसी भी तरह से पाप न कर, पाप यानी कि धन के लोभ में गलत न लिखना। तो कह रहे हैं कि यही पत्रकारिता वास्तविक पत्रकारिता है। और मतवाला राष्ट्रीय चेतना संपन्न हिंदी के हास्य कवि विनोद प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसमें ये पंक्तियां अंकित थी, खींचो न कमानों को तलवार निकालो। तो कह रहे हैं कि ये जो हमारे काव्य का उद्देश्य है, जैसे शुरू में आचार्य मम्मट ने कहा था कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, स्वेतर रक्षते सद्यः पर निवृत्ते, कांता सम्मित उपदेश ईजे। तो पत्रकारिता का भी यही उद्देश्य है, काव्यम यशसे अर्थकृते। तो जहाँ तक जरूरी है, एक पत्रकार का जीवन भी चलता है पत्रकारिता से, तो अर्थ के साथ साथ यश की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन कैसा होना चाहिए कि उसमें उपदेशात्मकता भी हो और कांता के समान मनोहारी भी हो। तो जो पत्रकारिता है उसका उद्देश्य भी यही है कि यह पत्रकारिता जो है हमें अपने उद्देश्य के प्रति सतर्क करे। एक पत्रकार, एक संपादक
कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित न हो। हर पत्रिका का एक उद्देश्य होता है, हर पत्रिका का एक तेवर होता है, उसका एक आधार होता है और संपादक उसके अनुसार ही वह कार्य करता है। तो साहित्यिक पत्रकारिता जो है वह भी इसी आधार पर आगे बढ़ती है। और हम देखते हैं कि साहित्यिक पत्रकारिता जो है वह कई रूपों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी साहित्यकार हुए हैं वह कहीं न कहीं पत्रकार भी हैं। क्योंकि उनके अंदर जो भावनाओं को, विचारों को, समय के जो की चेतना है उसको जब वो अपने पास से बाहर पाठक तक पहुंचाता है तो वह पत्रकारिता का ही काम है। तो साहित्यिक पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस व्याख्यान में, जिसका विषय है साहित्यिक पत्रकारिता। आप सभी लोगों का बहुत ही अभिनंदन है। और विशेषकर जैसा कि देश में हालात हो रहे हैं, अभी भी हमें बहुत सब्र रखना है। लॉकडाउन बार बार हर प्रांत में बढ़ता जा रहा, क्योंकि इस समय हमारे साहित्यिक कवियों का एक बहुत बड़ा दायित्व तो यह भी हो गया है कि वह पत्रकारिता के माध्यम से जनजीवन में चेतना लाए। लोग जो इस बीमारी को, जो इस कोरोना काल में संक्रमण के गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, तो किस तरह से इसे रोका जाए। घर बैठ के हम अध्ययन भी करें और पढ़े लिखे जितने भी छात्र हैं, लोग हैं, जो भी हमारे पत्रकार हैं, इस दृष्टि में इस समय देश की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। जिस तरह से 1947 में जो हमारे ये साहित्यिक पत्रकार थे, इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से लोगों में चेतना जगाई, उसी तरह से हम उनके अंदर एक चेतना जगा सकते हैं। यही साहित्यिक पत्रकारिता है। जब हम अपने भावों को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को लोगों तक पहुंचाएं, उसको सकारात्मक रूप से लोगों तक ले जाएं, तो ये तो समसामयिक चिंतन है जो सभी सोच रहे हैं। इसी तरह से जब हम साहित्यिक पत्रकारिता पर निगाह डालते हैं तो भारत की पत्रकारिता बहुत ही समृद्ध है। हर साहित्यकारों ने समय की चेतना से, अंग्रेजों का जब राज्य था, जो बातें बुरी लगती थी, भले उनको जेल हो जाए, भले उनके पत्रिकाएं बंद हो जाएं, लेकिन कभी चिंता किए बिना अपनी उन बातों को, चिंतन को, सोच को लोगों तक पहुंचाया और उसमें वे सफल भी हुए। तो कह रहे हैं कि धरती के अभाव और दारिद्र्य से पीड़ित होकर कुछ कवियों ने उस समय कैसे लिखा, जिसमें हमारे रविन्द्रनाथ जी का भी बहुत बड़ा अवदान रहा। लिखते हैं, कभी तब उठे ऐसो यदि था के प्राण, तबे ताई लहो साथे, तबे ताई करो आज दान। बड़ो दुख बड़ी व्यथा सम्मुखे ते कष्टे रे संसार, बड़ो दरिद्र शून्य बड़ी क्षुद्र बद्ध अंधकार। अन्न चाय प्राण चाय, आलि चाय, चाय मुक्त वायु, चाय बल, चाय स्वास्थ्य, आनंद उज्ज्वल परमायु। जैसे आज जो हम कह रहे हैं कि आज का जो समय है त्राहि त्राहि मचा है, लेकिन जनता अभी उसकी विभीषिका से उतना परिचित नहीं हो पा रही, अभी उसको हल्के में ले रही। तो यही दुख जो रविंद्र काल में था,
जो उन्होंने अपनी बातों को कहा, तो कह रहे हैं कि यही साहित्यिक अवदान है। और 1901 में रविंद्रनाथ ने त्राण शीर्षक कविता लिखी थी। देखिए कैसे साहित्य के माध्यम से उन्होंने लोगों को चेताया था। ए दुर्भाग्य देश हते हे मंगलमय, दूर करे दाओ तुम सर्व तुच्छ भय, लोक भय राज्य भय मृत्यु भय आर, दीन प्राण दुर्बलेर ए पाषाण भार, ए चिर पेषण यंत्रणा धूलि तले, ए नित्य अवनति दंडे पले पले, ए आत्म अवमान अंतरे बाहिरे, ए दासत्वेर रज्जु त्रस्त नत सिरे, सहस्त्रेर पद प्रांत तले बारंबार, मनुष्य मर्यादा गर्व चीर परिहार, ए बृहत लज्जा राशि चरण आघाते, चूर्ण करी दूर करो। ये मन के जितने ये भाव हैं, तो ये हमारे उस साहित्यिक भाव लोगों में जागरूकता ही पैदा कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि भारत मित्र में बाल मुकुंद गुप्त ने एक व्यंग लिखा और उसको लिखते हैं, पंक्तियों को सुनिए। देखिए कैसा लिखा। सबके सब पंजाबी अब हैं, लाए लटी में चकनाचूर, सारा ही पंजाब देश बन जाने को लायलपुर, लायल है सब सिख अरोड़े, खतरे भी सब लायल हैं, मेड़ रहते ये बनिए धुनिए लाय लटी के कायल हैं, लायल सब वकील बैरिस्टर जमींदार और लाला हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले तो लॉयल्टी का पर नाला हैं, खान बहादुर राव बहादुर कितने ही सरदार नवाब, सब मिलजुल कर लूट रहे हैं, लॉयल्टी का खूब सबाब। कह रहे हैं सुनते हैं पंजाब देश सीधा सुरपुर को जावेगा, डिसलॉयल भारत में रहकर इज्जत नहीं गवाएगा। तो ये है तत्कालीन सोच को एक उद्बोधन, जागरूकता, यही पत्रकारिता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। जब समाज की विकृतियों को, समाज की किसी हलचल को जन जन तक पहुंचा दे, संपादक सबकी आवाज बने, वह साहित्यिक सोच जागरूकता लाए, तो ये साहित्यिक पत्रकारिता का सबसे बड़ा वह फायदेमंद है। कहते हैं लॉर्ड कर्जन के उस आरोप का जवाब देने के लिए भारत मित्र में गुप्त जी ने सच्चाई शीर्षक से कविता लिखी थी। सभी जानते हैं जब हमारे यहाँ शासन था, कई लोग जो आए वारेन है लॉर्ड कर्जन ने को उनकी कई नीतियों को लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी। ये कवि ही है जिसने हिम्मत करके लिखा। सुनिए क्या लिख रहे हैं सच्चाई शीर्षक में गुप्त जी। औरों का झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, वे ही पक्का सच्चापन है, सच कहना तो कच्चापन है। बोलो और करे कुछ और, बोले और करे कुछ और, यही सभ्य सच्चे का तौर। मन में कुछ मुंह में कुछ, यही सत्य है कर लो गौर। झूठ को सच कर दिखलाए, सो ही सच्चा साधु कहाए। झूठ को सच कर दिखलाए, वो ही सच्चा साधु कहाए। मुंह जिसका हो न सके बंद, समझो इसे सच्चिदानंद। कितनी व्यंग्यात्मक शैली में लोगों की चेतना झकझोरने वाली बात इन्होंने लिखी। ये है साहित्यिक पत्रकारिता जिसमें इतनी हिम्मत थी। उस समय के साहित्यकार में, उस समय के पत्रकार में इतनी हिम्मत थी कि वह उन बातों को जनता में ला रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं
और वह इससे डर नहीं रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, जब हम साहित्यिक पत्रकारिता, विशेषकर हिंदी की पत्रकारिता को पढ़ेंगे तो उसमें हम इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, उनके काल का विभाजन करते हुए, समसामयिक उन रचनाकारों, उनकी प्रवृत्तियाँ, उस समय देश काल वातावरण में किस तरह की सोच थी, आखिर जो वह इस तरह कहने पर मजबूर हुए, ऐसी क्या विडंबनाएं थीं, ऐसी क्या सोच थी, पत्रकारिता में किन बातों पर जोर देना चाहिए, कैसे एक पत्रकार अपने उद्देश्य तक पहुंचता है, और उस समय क्या ये साहित्यिक जो रचनाकार थे, पत्रकार थे, अपने उद्देश्य में सफल हुए, इन सब का हम एक पूरा सर्वे करेंगे। जो कह रहे हैं कि इसी तरह से कुछ और पंक्तियां देखिए कि करते फुलर विदेशी वर्जन, सब गोरे करते हैं गर्जन, जैसे मिंटो जैसे करजन, होली है भाई होली है, बराडरी ने हुक्म चलाया, करजन ने दो टूक कराया, मरली ने अफसोस सुनाया, होली है भाई होली है। अपने यहाँ लोग कहते हैं कि जिस तरह कितना बढ़िया व्यंग है कि होली के नाम पर कुछ भी बोलते भाई बुरा न मानो होली है। तो किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें व्यंग रूप में उन्होंने लिख दिया। गुप्त जी की करजन नामा, उन्होंने एक लिखी करजन नामा। अब देखिए करजन नामा में क्या लिखते हैं, कह रहे हैं झांझ झमाझम ढोल धमाधम कौन बजाता आया, सब कुछ उलट पुलट कर डाला तब संसार कपाया, वह मैं ही हूँ झट से यो ही करजन ने फरमाया, आलिशान पुरुष हूँ मुझसा कोई कभी न आया, किसने देसी चीजों में फिर संचय प्राण कराया, किसने सब तूफान बखेड़ों को यादों से भगवाया, किसने सब बाबू लोगों का नेशन एक बनाया, किया तो है पर इच्छा से नहीं करजन ने फरमाया। अब देखिए साहित्यिक पत्रकारिता के लिए कितना बड़ा एक आधार सूत्र वाक्य है, करना और करवाना। पत्रकारिता में जब एक लेखक, एक संपादक, एक कवि लिखता है, वो स्वयं की सोच से, स्वयं की अनुभूतियों से, अपनी चिंतन से, समय की चेतना से उसकी कलम चलती है। और दूसरा वो जो कि आज की पत्रकारिता में घुसपैठ हो गया है इस तरह की सोच का कि वही लिखना है जो लिखवाया जाता है। ये साहित्यिक पत्रकारिता का गला घोटना है। ये साहित्यिक पत्रकारिता नहीं है, बल्कि साहित्यिक पत्रकारिता वह है जो समय की चेतना में जो बातें हैं उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, वह साहित्यिक पत्रकारिता है। तो कह रहे हैं कि बंग भंग के स्वदेशी आंदोलन जब चला था तो स्वदेशी आंदोलन शीर्षक नामक एक कविता प्रकाशित हुई थी। उसमें देखिए कुछ पंक्तियां हैं। देख देश को अपने ख्वार, बंग निवासी उठे पुकार, आंगन में दीवार बनाई, अलग किए भाई से भाई, भाई से किए भाई दूर, बिना विचारे बिना कसूर, आओ एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ सब जिए मरें, चाहे बंग हो सौभाग, पर न छूटे अपना अनुराग, भोग विलास सभी को छोड़, बाबूपन से मुँह लो मोड़, छोड़ो सभी विदेशी माल, अपने घर का रखो करो ख्याल, अपनी चीजें आप बनाओ, उनसे अपना अंग सजाओ, भजो बंग माता का नाम, जिससे भला होय अंजाम। ये समसामयिक सोच है,
विचार है, स्वदेशी का पुकार है। अपने लोगों को एक रहने के लिए जो विचार फैलाया जा रहा है कि कुछ भी हो हमारी सोच पर फर्क न हो। जिस तरह समसामयिक परिस्थितियां हुई तो आज भारतीयों को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा कि हम क्यों न अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी ही भाइयों द्वारा बनाई चीज़ों का उपयोग करें, अपने देश में बनी चीज़ों का उपयोग करें, अपने संसाधन बनाएं, अपनी चीज़ों का उपयोग करें, अपनी प्राचीन पद्धतियों से जो होते आए अनाज थे उनका उपयोग करें। तो ये समय की, ये पत्रकारिता की मांग है। तो नए साहित्यकार, नए लोग जो इस तरह से अपने उसमें शामिल होते हैं, तो यह नई और यही विचारधारा हमारे प्राचीन हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता में क्षण क्षण पर मिलेगी। कहीं स्वदेशी आंदोलन है, कहीं अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश है, जनता की मूढ़ता पर भी आक्रोश है। आज भी वही दिख रहा है। तो आयुष शुक्ला जी हैं, आपका भी अभिनंदन है। आज के इस व्याख्यान में साहित्यिक पत्रकारिता में आप सभी का बहुत ही सादर अभिनंदन है। तो देखिए चल रहा है कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है। करें कि इसी तरह से उन्होंने कई कवियों ने लिखा। छबिल दास की कुछ कविताएं उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी, जो कि साहित्यिक पत्रकारिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक जगह वो लिखते हैं कि जननी की पुकार, संपत्ति मेरे घर से अपार है, ले गए लूट अनेक बार, रोती न हूँ मैं इस बात से भी, ओ है मुझे ख्याल न स्वप्न में भी, ये बाल मेरे मरते अकाल, ये बाल मेरे मरते अकाल, होता मुझे है इनका ही ख्याल, आलस्य मेरा घर हो गया है, होता मुझे कष्ट वही सदा है, ये पुत्र मेरे अति ही मलिन, हाँ हो गए हैं पुरुषार्थहीन। ये साहित्य की सोच है। पत्रकारिता जो है उनको विचारों को संप्रेषित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। और ऐसे विचार जब साहित्य के माध्यम से पहुँचते हैं, जन जन को उद्वेलित करते हैं, तो वह साहित्यिक पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्व है। इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा है। और इसे हम जब हिंदी साहित्य के अध्ययन में देखते हैं तो हमारा हिंदी साहित्य ऐसे साहित्यकारों के पत्रकारिता युक्त वाणियों से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुआ है। तो एक जगह कह रहे हैं, फिर देखिए उन्होंने एक जगह फिर लिखा है, हाँ इन्होंने सब खो दिया है तो भी न जाने इनको हया है, भिक्षाटनों से निज तृप्त धार, दे दान दाता कहते पुकार, हे वृत्ति ऐसी नित ही जिन्होंने की, हो मुक्ति कैसे दुख से उन्होंने की, आत्मा भी त्यागी जब लो न होंगे, स्वातंत्र भोगी तब लो न होंगे। जब तक कि उन्होंने उद्बोधन दिया है कि जब हम परिस्थितियों के गुलाम हो जाते हैं, जब समाज में जिस तरह के माहौल बनता है और जनता उसकी आदी हो जाती है, स्वीकार कर लेती है, तब कभी कहता है नहीं, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और ऐसे ही वह अपनी वाणी से वह उद्बोधन देता है और कहता है कि जो ये सोच है ये सही नहीं है, इस तरह से तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और कभी फिर कह उठता है, कहता है, उन्होंने परामर्श नामक एक कविता में लिखा कि दासत्व को दो अब छोड़ भाई,
जानो इसी में अपनी भलाई, आर्यत्व का नाम नहीं लजाओ, श्वेतांग पैरों पड़ना भुलाओ, छोड़ो अभी तो इस पॉलिसी को, झूठे हितैषी बनाना न सीखो, सच्चे हितार्थी जब ही बनोगे, देसी जनों का तब मान लोगे, दाता दिला दो यह मंत्र छोड़ो, गौरांग चेले बनने न दौड़ो, जोड़ो न मित्रों निज नाम साथ, CIE की तुम 3 हाथ। कितनी उद्बोधक भाव हैं, सोच हैं। तो साहित्यिक पत्रकारिता जो है वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उद्बोधक है और हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता का एक लंबा, एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसमें कि सभी कवियों ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त हैं, प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं। छायावाद काल में आज भी ऐसे हमारे कवि हैं जो कि लगातार लिख रहे हैं, लोगों में चेतना जगा रहे हैं और लोगों को निरंतर जागृत कर रहे हैं। यही साहित्यिक पत्रकारिता का सबसे बड़ा गुण है और यही साहित्यिक पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म है। तो हिंदी साहित्यिक जो पत्रकारिता है, इसको समझने के लिए हम इसी तरह से जिन जिन लोगों ने किस तरह से कैसे कैसे योगदान दिया है और सुप्त चेतना को जगाने का काम किया है, ये सारी बातें हम तैयारी करेंगे और इस तरह से हम पत्रकारिता को भी अपने जो अध्ययन में शामिल करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है लेखक का जिसने साहित्यिक चेतना को हर युग में जगाने का काम किया है और उस साहित्यिक योगदान को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इनका अध्ययन, इन्हें एक पत्रकार के रूप में देखते हुए, एक साहित्यिक पत्रकार के रूप में देखते हुए करेंगे, तभी हम इनके योगदान को समझ सकते हैं कि कितना इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आज आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा। आज पुनः आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, धन्यवाद।